Hello everyone, so I'm back with my another audio. That is the chapter number 20 returns under GST। और ये जो रिवीजन ऑडियोज हैं वो नवंबर 20 से जो भी एग्जाम्स हैं उसके लिए एप्लीकेबल हैं। तो हम लोग रिटर्न्स के बारे में करते हैं। तो हमारा सेक्शन नंबर 37 है फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाईज। सबसे पहले आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल आती है, तो वो आती है हमारी GSTR 1 में। तो बेसिकली क्या है, GSTR 1 में आउटवर्ड सप्लाईज है जिससे ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पता चलती है, और GSTR 2 जो होता है फिर हम लोग इनवर्ड सप्लाईज देखते हैं ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, और इन दोनों को मिला के बेसिस बनता है हमारा GSTR 3B। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो GSTR 1 हमारा होता है, मतलब हम इस चैप्टर में बेसिकली ड्यू डेट्स वगैरह यही सब देखने वाले हैं। तो GSTR 1 जो होता है वो तो भरना सबको होता है, ऑल रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो ये भी भरता है मतलब GSTR 1। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको GSTR 1 नहीं भरना है, मतलब आउटवर्ड सप्लाई नहीं दिखानी है। तो वो कौन कौन है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, या फिर पर्सन जो कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहा है, पर्सन जो कि क्या है TDS डिडक्ट कर रहा है, TCS कलेक्ट कर रहा है, इकोनॉमिक कॉमर्स ऑपरेटर जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वो, एंड नॉट बीइंग एजेंट एंड सप्लायर ऑफ द ओडर सर्विसेज जो है लोकेटेड इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी एंड दे वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है टू अ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपेंट। तो ये सब लोग है ना GSTR 1 नहीं करेंगे, बाकी सबको करना है इनके अलावा। और इलेक्ट्रॉनिकली वो जाएगा हमारा, और इसका जो ड्यू डेट है तो GSTR 1 है तो 1 से हमने क्या निकाल लिया 10th। तो GSTR जो है वो ऑन और बिफोर द 10th डे ऑफ द इमीडिएटली सक्सीडिंग मंथ हमें करना पड़ता है, यानी कि 1st से लेके 10th के बीच में हमारी ये डेट होती है। और एक्सटेंशन इसका हो सकता है कमिश्नर या फिर कमिश्नर ऑफ द स्टेट GST और UT GST फॉर अ क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन बाय नोटिफिकेशन, वो एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। लेकिन ये तो हमारा था नॉर्मल केस में कि बाकी GSTR 1 जो होता है, लेकिन अभी जो क्या है कि हमने टाइम लिमिट इसकी एक्सटेंड करी है। तो रजिस्टर्ड पर्सन जो कि क्या है QRMP स्कीम जो है, मतलब कि क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट है, तो उसके लिए हमारे जो GSTR 1 की ड्यू डेट है वो है 13 डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर, क्योंकि वो क्वार्टरली रिटर्न भरता है तो उसका 13th डे हो जाएगा। बाकी सबके लिए हो जाएगा 11th डे ऑफ द मंथ, यानी कि बाकी 11th करेंगे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यूँ समझो आप। तो 11th और 13th ये डेट याद रखनी है। वैसे तो ड्यू डेट क्या थी 10th थी, लेकिन हमने क्या कर दिया एक्सटेंड करके 11th और 13th बना दिया है। फिर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स अंडर सेक्शन 39 बार बार हम लोग कहते हैं, तो यही तो मेन है 39 मतलब सब सेक्शन 1, दैट इज द GSTR 3B जो है। तो मंथली रिटर्न हमारा आएगा फॉर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन द IST या NRTP या कंपोजिशन, और वही TDS TCS इको वाला ओडर वाला, इन सब के अलावा। तो ये वाले जो हैं वो क्या करेंगे मंथली रिटर्न करेंगे फॉर द एवरी रजिस्टर्ड पर्सन GSTR 3B में। इसमें समरी होता है आउटवर्ड सप्लाईज का, इनवर्ड सप्लाईज का, RCM का, ITC एलिजिबल, पेमेंट ऑफ टैक्स, ये सब कुछ आ जाता है। इनवॉइस वाइज डेटा ऑफ द आउटवर्ड सप्लाईज इज नॉट रिक्वायर्ड एंड GSTR 3 इज मैंडेटरी इवन इफ देयर इज नो बिजनेस एक्टिविटी इन एनी पर्टिकुलर पीरियड, यानी कि नील GSTR 3B करना ही पड़ता है। एंड इट कैन बी फाइल्ड थ्रू SMS ऑल्सो यूजिंग द OTP फैसिलिटी। एंड ड्यू डेट इसकी क्या होती है, क्योंकि ये क्या है GSTR 1 और 2B के बेसिस पे ही आता है, तो इसकी थोड़ी सी एक्सटेंड कर दो डेट। तो जो मंथली रिटर्न हमारे जा रहे हैं तो उसकी तो कितनी हो जाएगी ऑन और बिफोर 20 ऑफ द नेक्स्ट मंथ। एंड क्वार्टरली GSTR 3B जो है उसकी हो जाएगी हमारी ऑन और बिफोर 22 या फिर 24 ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर, मतलब जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसका, ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर फॉर विच द रिफंड इज फाइल इन केस ऑफ द QRMP स्कीम। तो ये जो 22 या 24 है ये आगे हम लोग स्टेट्स वाइज मतलब है ना डेट यहाँ पे कर रखी है। तो अब QRMP स्कीम क्या होती है कि ये ऑप्शनल रिटर्न होती है, और ये जनरली क्या है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए है जिनका एग्रीगेट टर्नओवर पैन बेस जो है वो अप टू 5 करोड़ है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो वो क्या करेंगे फर्निश करेंगे दे फॉर्म GSTR 1 एंड GSTR 3B जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे करेंगे, और टैक्स तो मंथली हम लोग लेंगे, बट चलो रिटर्न्स के लिए उनको कम टाइम दे दिया। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे यही है कि रजिस्टर्ड पर्सन जो है अदर देन द ओडर वाले को नहीं अलाउ है हैविंग द टर्नओवर अप टू 5 करोड़, तो वो क्या करते हैं क्वार्टरली रिटर्न कर सकते हैं। और इसकी कंडीशंस क्या है, registered person must have furnished the return for the preceding month on the due date of the exercising such option। पिछले मंथ का रिटर्न उन्होंने दे रखा होगा and he shall not be eligible if he has not furnished the last return due on the date of the registered exercising such option। यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन अगर वो चाहता है कि वो जुलाई टू सितंबर क्वार्टर का करे और वो एक्सरसाइज करना चाहता है ऑप्शन ऑन द 27 जुलाई फॉर द थर्ड क्वार्टर, यानी कि उसका जो रिटर्न जो है ही मस्ट हैव फर्निश्ड द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जून, यानी कि जुलाई टू सितंबर का हम लोग ऑप्शन अवेल
करना चाहते हैं, बट जो हमारा पहले जून का मंथ था रिटर्न, तो उसका हमने क्या है रिटर्न कर रखा है, विच वॉज ड्यू ऑन दी 20 जुलाई, वो हमने फाइल किया है, तभी हम लोग कर सकते हैं। और मैनर जो हमें एक्सरसाइज करना है, तो हम लोग है ना किसी भी क्वार्टर के लिए कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द सेकंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर टिल द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। इसका क्या मतलब हो गया, रजिस्टर्ड पर्सन जैसे कि QRMP जुलाई टू सितंबर क्वार्टर का कर रहा है, तो यानी कि ये कब से कर सकता है, पिछले क्वार्टर से हम लोग है ना इसको काउंट करा जाता है। तो पिछले क्वार्टर से ही, मतलब पहले से प्लानिंग हमारी हो जाती है। तो पिछले क्वार्टर का सेकंड मंथ कौन सा होता है, पहले वाला क्वार्टर कौन सा हुआ, जुलाई से सितंबर, अप्रैल से जून, तो उसका जो सेकंड मंथ है यानी कि मई, तो फर्स्ट मई से लेके टिल द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, इस क्वार्टर का लास्ट जो डे है ना, वो कई बार हमें उसी क्वार्टर में भी अचानक करना आता है। तो यानी कि हमने पहले क्वार्टर का 1 मई टू 31 जुलाई यहाँ तक हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड ऑप्शन ऑफ द QRMP स्कीम टू लैप्स या ऑप्टिंग आउट ऑफ स्कीम, वो कैसे करते हैं, रजिस्टर पर्सन का अगर टर्नओवर जो है वो क्रॉसेस 5 करोड़ ड्यूरिंग द क्वार्टर इन अ फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर में ही क्रॉस कर गया, देन ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द रिटर्न ऑन द क्वार्टरली बेसिस फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ऑफ द सक्सीडिंग क्वार्टर। नेक्स्ट क्वार्टर का जो फर्स्ट मंथ है ना, उससे हम लोग ये नहीं कर पाएंगे, और फिर क्या करना पड़ेगा, रिटर्न मंथली बेसिस पे जाएगा फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर सक्सीडिंग द क्वार्टर, मतलब नेक्स्ट क्वार्टर से जो है ना हम लोग को करना पड़ेगा। इस क्वार्टर में तो 5 करोड़ से ज़्यादा हो गए, नेक्स्ट क्वार्टर में हम लोग को करना पड़ेगा। और ऑप्टिंग आउट अगर खुद करना चाहता है तो वो भी हम लोग को कैसे अवेलेबल होगा, सेम फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द सेकंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर, जैसे कि वही वाला जुलाई टू सितंबर है, तो ऑप्ट आउट हम लोग कर सकते हैं, सेम वाला है 1 मई से लेके 31 जुलाई, सेम जैसे ऑप्ट इन करना है तो ऑप्ट आउट का भी सेम है। एंड वंस QRMP स्कीम अगर अवेल कर ली है तो इट विल कंटिन्यू इन एवरी क्वार्टर अनलेस द रजिस्टर्ड पर्सन रिवाइजेस द ऑप्शन। एंड ये क्या है, QRMP स्कीम है, GSTI वाइज है, तो सम, ये कोई पैन वाइज नहीं है, तो सम GSTIs फॉर अ पैन डिस्टिंक्ट पर्सन कैन ऑप्ट फॉर द QRMP, और जो रिमेनिंग GSTIs हैं वो चाह हो सकता है कि हम लोग उसके लिए नहीं करें। अब है ना एक IFF फॉर द टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर द QRMP स्कीम, तो इसमें क्या है कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी एक आती है, वो क्या चीज़ है, ये जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है, ये बेसिकली ये है कि रेसिपिएंट को तो प्रॉब्लम आ रही है इन टेकिंग ITC एज द डिटेल्स आर नॉट अपलोडेड मंथली बाय द सप्लायर, तो सप्लायर के पास ऑप्शन है कि वो मंथली इनवॉइसेस को सप्लाई कर दे, मतलब सबमिट करे, एंड मैक्सिमम अप टू एग्रीगेट ऑफ ₹50 लाख तक कर सकता है टिल द 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो ये क्या चीज़ है, जो भी IFF फैसिलिटीज ले रहे हैं, जो आउटवर्ड सप्लाई दे रहे हैं, तो एक क्वार्टर में 3 महीने है, तो फर्स्ट मंथ जो IFF है वो हमारा ऑप्शनल है, सेकंड का भी IFF ऑप्शनल है, और थर्ड मंथ में GSTI 1 तो हमारा कंपलसरी हो जाता है। तो जो ऑप्शनल वाले हैं या कोई भी ड्यू डेट ऑफ द फर्निश क्या है, फर्स्ट और सेकंड मंथ जो क्वार्टर है तो वो तो क्या है नेक्स्ट मंथ के 13 तारीख तक कर सकते हैं, और जो लास्ट मंथ ऑफ क्वार्टर है वो भी क्या है 13 ऑफ द नेक्स्ट मंथ करेंगे। एंड वैल्यू ऑफ द सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई जो IFF में है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होगी इन ईच और द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर, फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर जो है स्पेशली तब, क्योंकि थर्ड क्वार्टर जो थर्ड वाला मंथ है ना, थर्ड मंथ ऑफ द क्वार्टर, उसमें तो GSTI 1 आ ही जाएगा। तो IFF हम दे रहे हैं फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए, ऑप्शनल एक दे रहे हैं। एंड आफ्टर द 13 ऑफ द मंथ द फैसिलिटी ऑफ द फर्निशिंग IFF फॉर द प्रीवियस मंथ, पिछले मंथ की हम लोग है ना उसको अवेलेबल नहीं करेंगे, एंड डिटेल्स गिवन इन द IFF नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन अगेन इन द GSTI 1, मतलब कि जो डिटेल्स हमने IFF में दे दी तो वो हमें GSTI 1 में वापस नहीं देनी है। बट अगर IFF इज़ नॉट फर्निश फॉर एनी मंथ, अगर IFF फर्निश नहीं किया है तो डिटेल्स ऑफ द मंथ फिर हमको GSTI 1 में देनी पड़ेगी। ऐसे कौन से केसेस हैं जब रजिस्टर्ड पर्सन इज डिबार्ड फ्रॉम फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लायर्स इन द GSTI 1 या IFF, तो उसको नहीं अलाउ करेंगे फॉर अ टैक्स पीरियड इफ द डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लायर ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड्स हैज नॉट बीन फर्निश्ड बाय हिम, पिछले टैक्स पीरियड्स की दी नहीं है, इस पीरियड की देने चला है, तो वहाँ पे वो उसको अलाउ नहीं करेंगे। बट द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल वो अलाउ कर सकते हैं। और यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई इन द GSTI 1, GSTI 1 में हम लोग नहीं अलाउ करेंगे अगर उसने पिछले मंथ का क्या है GSTI 3 भी नहीं दिया है। और सेम चीज़ QRMP वाले के लिए भी है कि उसको डिटेल्स नहीं देने देंगे इन दी GSTI 1 या फिर IFF अगर उसने पिछले मंथ का क्या है GSTI 3 भी नहीं दिया है। अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन को इंटीमेशन इशू हुआ है कॉमन पोर्टल में तो उसको भी अलाउ नहीं करेंगे आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स के लिए या फिर IFF के लिए सब्सिक्वेंट पीरियड में, अनलेस ही डिपॉजिट द अमाउंट जो इंटीमेशन में बताया है, या फिर वो रिप्लाई दे एक्सप्लेनिंग द रीजंस फॉर द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड। एंड रजिस्टर्ड पर्सन जिसको इंटीमेशन इशू हो गया है कॉमन पोर्टल में, तो सेम चीज़ है यहाँ पे कि उसको अलाउ नहीं करेंगे आउटवर्ड सप्लाई और इसके लिए, अनलेस ही हैज़ पेड द अमाउंट। मतलब इसके लिए है कि
ये आईटीसी वाले के लिए है, उसको भी अलाउ नहीं करेंगे आउटवर्ड सप्लाईज के लिए in the form GSTR1 or using the IFF unless he has either paid the amount equal to the excess ITC, जो हमने excess ITT इंटीमेशन में बताया है, तो वो अमाउंट पे करो और furnish the reply for the amount excess ITC that still remains unpaid, तो उसका हमें रीजंस बताना पड़ेगा। एंड एक और पॉइंट है लास्ट में कि अगर उसको हम लोग अलाउ नहीं करेंगे आउटवर्ड सप्लाईज के लिए, अगर उसने डिटेल्स ऑफ द बैंक अकाउंट एज पर द रूल 10A अगर वो नहीं बताइए तो भी हम लोग क्या है आउटवर्ड सप्लाईज उसको देने ही नहीं देंगे। टैक्स पेयर को वैसे तो हम लोग है ना GSTR1 बिफोर द एंड ऑफ द करंट टैक्स पीरियड नहीं अलाउ करते हैं, बट एक्सेप्शन है, कैजुअल टैक्स पेयर्स कर सकते हैं आफ्टर द क्लोजर ऑफ देयर बिजनेस या फिर कैंसिलेशन ऑफ द GSTIN ऑफ अ नॉर्मल टैक्स पेयर। And a taxpayer who has applied for the cancellation of the registration, he will be allowed to file the GST1 after confirming the receipt of the application. एंड फॉर्म एंड मैनर ऑफ द GSTR 3B की हमने जो बात करी थी कि 22 या 24 जो होता है नेक्स्ट मंथ का वो होता है, तो 22 वाली डेट कौन सी है? वैसे तो ये ज़रूरी नहीं याद करना, पर ऐसे ही कर लेते हैं। तो एक तो 22 है कुछ स्टेट्स के लिए और 24 है नेक्स्ट मतलब उसके लिए क्वार्टर वालों के लिए, QRMP स्कीम वालों के लिए, क्वार्टरली रिटर्न्स वालों के लिए। तो 22 वाली जो डेट है वो है ना जनरली छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तो ये सारे के सारे जो लगभग साउथ के हैं और जो ये बीच वाले स्टेट्स हैं वो हैं सारे के सारे, और जितने भी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और ईस्ट वाले भी सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये सब के लिए क्या है हमारा 24th डे है। तो ये तो ऐसे ही जैसे हमने कर लिया। फिर है रेक्टिफिकेशन या अमेंडमेंट की बात करें तो वो कर सकते हैं क्या हम लोग? तो यहाँ पे है कि जो हमने GSTR1 में करा है वो अमेंड कर सकते हैं बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट टेबल्स इन द GSTR1 ऑफ द सब्सिक्वेंट पीरियड। रेक्टिफाई तो हम लोग कर सकते हैं क्योंकि क्या है कि यहाँ पे रिटर्न और स्टेटमेंट इनवॉइस वाइज डिटेल्स है, बट यहाँ पे हमारा रिवाइज रिटर्न तो हम नहीं कर सकते हैं, बट रेक्टिफिकेशन क्या है सब्सिक्वेंट पीरियड में कर सकते हैं। तो मैक्सिमम टाइम लिमिट है इसकी 30 नवंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर टू विच द डिटेल्स पर्टेन, या फिर डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न, जब रिटर्न फाइल किया। तो विच एवर इज अर्लियर हम लोग को यहाँ पे मैक्सिमम हमारी टाइम लिमिट ये है। और मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द GSTR1 की मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी है और कितनी GSTR 3B की टाइम लिमिट है? मैक्सिमम टाइम लिमिट है 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग सच डिटेल्स इन द रिटर्न। तो 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और एक्सटेंड भी कर सकती है गवर्नमेंट ये चीज़। तो मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी हो गई? 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग सच डिटेल्स इन द रिटर्न। रूल नंबर 88C क्या है कि मैनर ऑफ द डिफरेंस इन द लाइबिलिटी में हमारा डिफरेंस आ गया जो कि हमने आउटवर्ड सप्लाई से रिपोर्ट करे थे फॉर्म GSTR1 में और फॉर्म GSTR 3B में, तो उसको हम लोग कैसे डील करेंगे? तो टैक्स पेएबल बाय रजिस्टर्ड पर्सन विद दी स्टेटमेंट ऑफ दी, जो भी हमने आउटवर्ड सप्लाई दी GSTR1 या IFF में वो हमारी ज़्यादा आ रहा है टैक्स पेएबल देन द टैक्स पेएबल इन द रिटर्न GSTR 3B, तो उसको क्या है कि इंटीमेट किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल और कॉपी ऑफ द इंटीमेशन उसका ईमेल एड्रेस पे भी जाएगा हाईलाइटिंग द डिफरेंस, और उसको डायरेक्ट करेंगे कि भाई जो डिफरेंस आ रहा है पे द डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म है उससे, या तो ये कर दो या फिर एक्सप्लेन द अफोरसेड डिफरेंस इन द टैक्स पेएबल ऑन द कॉमन पोर्टल विद इन 7 days आपको ये करना है। और रजिस्टर्ड पर्सन जिसको ये रिसिप्ट मिलेगी इंटीमेशन की, तो वो क्या करेगा, या तो वो डिफरेंशियल अमाउंट पे कर देगा फुली और पार्शियली अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट और डिटेल्स जो भी है वो कॉमन पोर्टल पर कर देगा, या फिर वो रिप्लाई भी डाल सकता है इनकॉर्पोरेटिंग रीजंस कि भाई डिफरेंशियल लायबिलिटी क्यों अनपेड है या जो भी है, तो वो विद इन 7 days उसको करना पड़ेगा। और अमाउंट जो है ना रिमेन्स अनपेड विद इन द 7 पीरियड, तो कोई अगर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है रजिस्टर्ड पर्सन ने इन डिफॉल्ट, या फिर है ना जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो कि नॉट फाउंड टू बी एक्सेप्टेबल बाय द प्रॉपर ऑफिसर, तो अमाउंट जो रिकवरेबल करेंगे वो हम लोग कर सकते हैं सेक्शन 79 के तरह भी। सेक्शन 79 मतलब कि रिकवरी ऑफ टैक्स, प्रॉपर ऑफिसर कर सकता है ना कि डिडक्शन ऑफ द ड्यूज फ्रॉम द अमाउंट ओन्ड बाय द टैक्स अथॉरिटीज पेबल, या फिर रिटेन या सेल कर सकते हैं गुड्स को, रिकवरी फ्रॉम द अदर पर्सन जिससे अमाउंट ड्यू मतलब है
recovery from the other person from whom money is due or may become due to such person and who subsequently hold money for account of such person, distrain कर सकते हैं movable या immovable property belonging to the person until the amount is paid। अगर ड्यूज नहीं हुए 30 डेज में पे तो प्रॉपर्टी को बेच भी सकते हैं और कोर्स ऑफ सेल्स अमाउंट पीपल रिकवर करेंगे। और कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट से भी कर सकते हैं, इट वॉज एन अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, या फिर मजिस्ट्रेट से कर सकते हैं एज इफ इट फॉर अ फाइन इम्पोज ऑन हिम एंड एनफोर्सिंग द बॉन्ड या इंस्ट्रूमेंट और CGST की एरियर्स SGST और ये सब। तो ये यहाँ पे हम लोग रिकवरी का कर सकते हैं। एंड ये तो हमारा था लाइबिलिटी की बात है। रूल नंबर 88D है हमारा कि अगर डिफरेंस ITC अवेलेबल में आ गया ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट में कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ द ITC एंड दैट अवेल इन द रिटर्न, फिर हम लोग क्या करेंगे कि ITC जो हमने अवेल करा इन द रिटर्न GSTR 3B, अब GSTR 3B में जो हम लोग ITC ले रहे हैं वो ज़्यादा है, एक्सीड्स ITC अवेलेबल टू द पर्सन थ्रू द ऑटो जनरेटिंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म GSTR 2B। तो GSTR 2B में तो कम बता रहा है बट वहाँ पे क्या है अवेल ज़्यादा कर लिया, तो रजिस्टर्ड पर्सन को वापस इंटीमेट किया जाएगा और उसको क्या करना पड़ेगा, पे द अमाउंट इक्वल टू द एक्सेस ITC अवेलेबल और इंटरेस्ट के साथ वो देना पड़ेगा, या फिर एक्सप्लेन द रीज़न। वही सेम पॉइंट है कि 7 डेज़ में उसको ये करना पड़ेगा और इंटीमेशन में 7 डेज़ में करना पड़ेगा। अगर वो अमाउंट है ना अनपेड रहता है, एक्सप्लेनेशन या तो उससे नहीं दिया या एक्सप्लेनेशन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो क्या करेंगे रिकवरी। और यहाँ पे दोनों चीज़ें कर सकते हैं, 73 और 74 सेक्शन दोनों लग सकता है। तो अमाउंट लाइबल टू बी डिमांडेड हो जाएगा। डिमांड एंड रिकवरी वाला जो चैप्टर है उस तरह से हम लोग उसको रिकवर कर सकते हैं। सेक्शन 38 हमारा फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ द इनवर्ड सप्लाईज। तो ये हमारा होता है GSTR 2A 2B और 4A होता है कंपोजिशन के लिए, 6A होता है ISD के लिए। सिस्टम जनरेटेड रीड ओनली स्टेटमेंट होता है इनवर्ड सप्लाई फॉर अ रेसिपिएंट एंड इज अपडेटेड ऑन अ रियल टाइम बेसिस। ऑटोमेटिकली हो जाता है डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाईज जो कि सप्लायर करता है ना GSTR 1, 5, 6, 7, 8 में। IFF जो भी इलेक्ट्रॉनिकली करा है वो अवेलेबल होता है रेसिपिएंट को फॉर व्यू एंड डाउनलोड और वो अपडेटेड हो जाता है यहाँ पे। और GSTR 2A में तो क्या है कि सिस्टम जनरेटेड रीड ओनली स्टेटमेंट है ये तो, और 2B भी क्या होता है हमारा ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट आ जाता है। इसमें हम लोग को ये बता देता है कि एलिजिबल ITC कितना अवेलेबल है रेसिपिएंट को एवरी मंथ एंड इट इज़ अ स्टैटिक स्टेटमेंट एंड इट्स अवेलेबल ओनली वंस अ मंथ। और इसमें डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई जो कि सप्लायर ने करी है अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, तो यहाँ पे डिटेल्स जो है ना वो रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। तो GSTR 2B में क्या है ITC भी बताएगा, जो डिटेल सप्लायर ने फाइल करी है वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड दैट इज जनरेटेड ऑन द 14th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, क्योंकि GSTR 1 सबसे पहले वही होएगा, उसके बाद ये 2B आएगा हमारा 14th ऑफ द नेक्स्ट मंथ और फिर हमारा क्या आएगा GSTR 3B। अब हम लोग आते हैं एनुअल रिटर्न्स के लिए। सेक्शन 44 होता है एनुअल रिटर्न्स का कि एनुअल रिटर्न किसको भरना पड़ता है, सभी को भरेंगे। ऑलरेडी जो पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फाइल द एनुअल रिटर्न बट फॉलोइंग पर्सन आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द एनुअल रिटर्न। तो उसमें कौन कौन से पर्सन आ जाते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनपुट सर्विस ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूटर DDS TCS वाले, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ CGST लोकल अथॉरिटी जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट आर सब्जेक्ट टू द ऑडिट बाय CNDG कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया और एन ऑडिटर अपॉइंटेड फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ द लोकल अथॉरिटीज बट कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल एग्जाम द एनी क्लास ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। तो कमिश्नर एग्जाम भी कर सकता है। तो ये जो हमारा एनुअल रिटर्न होता है इसकी डेट होती है 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और इसका फॉर्म नंबर GSTR 9 होता है। मतलब 9 तो रेगुलर टैक्सेबल के लिए, कंपोजिशन वाले के लिए 9A हो गया और इको रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द टैक्स एक्स सोर्स उसका भी एड टू बी नोटिफाइड है बट उसका 9 भी होगा। और यहाँ पे हमें सेल्फ सर्टिफाइड रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी देना पड़ता है। तो GSTR 9C होता है सेल्फ सर्टिफाइड रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो कि हर रजिस्टर्ड पर्सन को देना है, वो आर रिक्वायर्ड टू फाइल अलॉन्ग विद द एनुअल रिटर्न। अगर उनका टर्नओवर क्या है 5 करोड़ से ज़्यादा है, 5 करोड़ से ज़्यादा है तो ये रिकन्सिलिएशन भी देना पड़ेगा बट द फॉलोइंग पर्सन आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द सेल्फ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है। तो वही हो जाएगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ऊपर जो बताया था नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ISD TDS TCS वाले या फिर CGST वाले जिनकी ऑडिट होएगी। तो ये भी क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे GSTR 9C में रिकन्सिलिएशन जो है। और मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी है एनुअल रिटर्न की कितनी है, यहाँ पे भी 3 years ऑन द ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग द रिटर्न, तो इसकी भी 3 years हो गई। और यहाँ पे टाइम लिमिट कौन एक्सटेंड कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकता है सब्जेक्ट टू द कंडीशन एंड द रेस्ट्रिक्शंस। फिर GSTR 10 आता है हमारा फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न हम भरते हैं सेक्शन नंबर 45 में, मतलब फाइनल रिटर्न है तो कब होएगा, जैसे आखिरी रिटर्न समझ लो। तो यानी कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो कि क्या है GSTR मतलब रिटर्न अंडर 39(1) करता है और जिसका रजिस्ट्रेशन सरेंडर कैंसिल हो गया है वो हम लोग को फाइनल रिटर्न भरता है इन द GSTR 10
GSTR 10 में पड़ता है विद इन द 3 मंथ ऑफ द या तो डेट ऑफ कैंसिलेशन या फिर डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द कैंसिलेशन। तो विद इन 3 मंथ्स में करना है, विच एवर इज लेटर, या तो डेट ऑफ कैंसिलेशन या फिर डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कैंसिलेशन। फिर हमारा आ जाएगा GSTR 11, जिसमें हमारे क्या आ जाएगी, डिटेल्स ऑफ द इनवर्ड सप्लाईज और पर्सन हैविंग UIN। ये क्या होता है हमारा, when the UIN is required for claiming of the refund of the taxes paid on the inward supply। UIN हमें चाहिए होता है कि हम लोग को रिफंड चाहिए इनवर्ड सप्लाई पे जो हमने कर दिया, तो वहाँ पे हमारा जाता है GSTR नंबर 11। UIN यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर वालों के लिए है कि उनको डिटेल देनी पड़ेगी इनवर्ड सप्लाईज की, जिसपे हम लोग रिफंड ऑफ टैक्सेस जो है वो क्लेम कर रहे हैं अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर द रिफंड क्लेम। और UIN अगर अदर पर्पस के लिए किया है अदर देन द रिफंड, तो वो क्या करेंगे, डिटेल्स तो देंगे रिक्वायर्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर इन द फॉर्म GSTR 11। तो ये GSTR 11 था हमारा। GSTR 5A हमारा आता है रिटर्न फॉर द पर्सन प्रोवाइडिंग ओडर सर्विसेज एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग। तो इन सब के लिए हमने क्या कर दिया, 5A बना दिया। जो ऑनलाइन गेमिंग दे रहे हैं फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया, तो ऑनलाइन गेमिंग तो क्या है, आउटसाइड इंडिया टू पर्सन इन इंडिया हो गया डायरेक्ट। और प्रोवाइडिंग द ओरिजिनल सर्विसेज फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, एंड ये इसको दे रहा है नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट को ओरिजिनल सर्विसेज वाला, और टू अ रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, तो उनको रिटर्न करना पड़ेगा GSTR 5A। और इसका भी क्या डेट हो जाएगा, बाय द 28th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। GSTR 3B की तरह इसका भी 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में एक बात थी कि रेक्टिफिकेशन ऑन अकाउंट ऑफ स्क्रूटिनी, ऑडिट, इंस्पेक्शन, एनफोर्समेंट एक्टिविटीज वो परमिट नहीं है। सारे रिटर्न्स कर लिए, फर्स्ट रिटर्न किया ही नहीं। सेक्शन 40 फर्स्ट रिटर्न कहता है रजिस्टर्ड पर्सन शैल डिक्लेयर द आउटपुट सप्लाईज मेड बिटवीन द पीरियड date on which you become liable to registration till the date on which the registration has been granted। तो वो फर्स्ट रिटर्न में उसको करना पड़ेगा। अवेलमेंट ऑफ द ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन नंबर 41, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शंस है, एंटाइटल टू अवेल द क्रेडिट ऑफ द एलिजिबल जो ITC है एज सेल्फ असेस्ड इन इज रिटर्न। सच अमाउंट क्या है, क्रेडिट हो जाएगा उसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। एंड द क्रेडिट जो है ऑफ द ITC अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ द टैक्स पेएबल हैज नॉट बीन पेड बाय द सप्लायर, तो जो क्रेडिट है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा अलॉन्ग विद द एप्लीकेबल इंटरेस्ट। मतलब कि अगर सप्लायर ने टैक्स पे नहीं करा है तो जो ITC आपने अवेल करा है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा अलॉन्ग विद द एप्लीकेबल इंटरेस्ट। और अगर सप्लायर पेमेंट कर देता है टैक्स का तो क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड पर्सन री अवेल भी कर सकता है अमाउंट ऑफ द क्रेडिट जो रिवर्स किया था। नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर्स जो हैं वो भी हम लोग कर सकते हैं, वो तो जाएगा ही जाएगा। नोटिस इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म इशूड इलेक्ट्रॉनिकली टू द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज फेल्ड टू फर्निश द रिटर्न, या तो उसने नॉर्मल रिटर्न 39 में नहीं दिया, या फिर एनुअल रिटर्न नहीं दिया, फाइनल रिटर्न नहीं दिया, TCS स्टेटमेंट नहीं दिया 52 में, तो उनको क्या करना पड़ता है, नोटिस जो हमने उनको रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो उनको टाइम देते हैं टू फर्निश द रिटर्न विद इन 15 डेज एंड फीलिंग विच द टैक्स लाइबिलिटी जो हम लोग है ना सेक्शन 62 में देख लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रेलेवेंट मटीरियल अवेलेबल विद द प्रॉपर ऑफिसर। और टैक्स के साथ हम लोग इंटरेस्ट पेनल्टी अलग से लगाएंगे। फिर है लेट फीस फॉर द डिले इन द फाइलिंग रिटर्न। अगर है ना कोई भी हमारा लेट फीस हमने लगानी पड़ेगी अगर हमने डिले करा है रिटर्न्स का। आउटवर्ड सप्लाईज वाला है सेक्शन 37, या फिर रिटर्न अंडर द QRMP स्कीम वाला है, फाइनल रिटर्न जो है, TCS स्टेटमेंट जो है, जो भी है। तो हमारा एक जनरल पेनल्टी अगर मैं बताऊँ तो वो है हमारी 100 रुपये पर डे CGST और SGST, यानी कि टोटल IGST में कितनी हो जाएगी 200। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ CGST की डिस्कस करेंगे तो उसका जस्ट डबल IGST में लगा देना। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 रुपये पर डे एंड मैक्सिमम हो जाएगी 5000 विच एवर इज लोअर, यानी 5000 CGST में, तो IGST में डबल। तो हर चीज़ का हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 पर डे और 5000 विच एवर इज लोअर और इक्वल। फिर है हमारा डिले इन फाइलिंग द एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44। एनुअल रिटर्न कौन सा होता है, GSTR 9, 9A, 9B। इसकी अगर हम बात करें, अगर हमने इनमें डिले करा है तो यहाँ पे हम लोग टर्नओवर के हिसाब से लिमिट्स लगाते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन जिनका एनुअल टर्नओवर जो है 5 करोड़ तक है, लेस देन इक्वल टू की बात हो रही है, यानी कि अप टू 5 करोड़ तक का है, तो उनके लिए हम लोग लगाएंगे पेनल्टी 25 रुपये पर डे है और 0.02% जो है ऑफ द टर्नओवर विच एवर इज लोअर, तो 25 और 0.02% ऑफ द टर्नओवर।
रजिस्टर्ड पर्सन जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से तो ज़्यादा है, बट अप टू क्या है ₹20 करोड़ है, तो उनके लिए कितनी हो जाएगी, 25 की जैसे डबल कर दो, यानी कि ₹50 पर डे हो जाएगा यहाँ पे, और परसेंटेज में हमारा सेम रहेगा 0.02% ऑफ द CGST, ठीक है। और इसकी डबल जस्ट कर लेना 0.04 इन दी IGST, तो विच एवर इज लोअर, हम लोग को हर दोनों में मतलब लोअर देना है, या तो पर डे वाली देखो और मैक्सिमम मतलब हम लोग 0.02% ऑफ द टर्नओवर देख लेंगे। एंड रजिस्टर्ड पर्सन जिनका 20 करोड़ से भी ज़्यादा टर्नओवर है तो उनके लिए कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारी जो है पेनल्टी पर डे वाली वो कितनी हो जाएगी, पहले 50 थी, अब हमने कर दी ₹100 पर डे, यानी कि 100 पर डे हो जाएगी। और टर्नओवर की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट 0.25% हो जाएगा, तो ₹100 पर डे और 0.25%, विच एवर इज लोअर। तो ये हमारी थी एनुअल रिटर्न की बात कर रहे थे। एंड रैशनलाइजेशन करा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि भाई वो पार्शली और फुली सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे माफ़ भी कर सकते हैं जो भी है रीजंस वगैरह दे के। और लेट फी फाइलिंग जो है GST या 1 या 3B की बात करते हैं, तो उसकी हमारी कितनी लेट फीस लगेगी, तो रजिस्टर्ड पर्सन जिसका नील रिटर्न है, नील या आउटवर्ड सप्लाईज वगैरह है, और जिसका टैक्स पेबल जो है वो नील है GST या 3B के हिसाब से, नील आउटवर्ड सप्लाईज या फिर टैक्स पेबल जो है वो नील आ रहा है, उनके लिए पेनल्टी कितनी होगी, तो हमेशा लोअर ऑफ हमें देखनी है। तो यहाँ पे लोअर ऑफ कितना है, ₹250 CGST और ₹10 पर डे इन द CGST ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूस, यानी कि यहाँ पे कितनी हो गई मैक्सिमम हमारी, मैं डायरेक्ट ऐसे बताती हूँ कि ₹10 पर डे है, ₹10 पर डे है, और मैक्सिमम जो है वो ₹250 तक जा सकता है। लोअर ऑफ हम लोग को देखना है रजिस्टर्ड पर्सन जिसका है अदर देन दोस्त, मतलब नील रिटर्न नहीं है लेकिन उसका टर्नओवर क्या है 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर है, तो यहाँ पे हम लोग कितना ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे 25 पर डे है, और मैक्सिमम हमारा जा सकता है 1000। CGST की बात कर रहे हैं, IGST में जैसे डबल कर देना। रजिस्टर्ड पर्सन जिसका 1.5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है बट 5 करोड़ तक है, यानी 1.5 से 5 करोड़ तक का टर्नओवर है, उसके लिए क्या हो जाएगी 25 पर डे सेम है, बट यहाँ पे मैक्सिमम हमने क्या कर दी बढ़ा दी, जो कि है 2500 CGST। रजिस्टर्ड पर्सन जिसका 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है तो उसके लिए हमने कितनी कर दी, ₹25 पर ₹2500 पर डे है, यानी कि 25 पर डे हम लोगों ने ना सेम लिया है, और यहाँ पे मैक्सिमम कितना कर दिया 5000 पर CGST कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि कंपोजिशन टैक्स पेयर जो है GST या 4 जो बढ़ता है डिटेल, उसकी हम लोग कितनी पेनल्टी लगाएंगे, तो अगर टोटल टैक्स पेएबल अगर है ना उसका नील है तो हम लोग कितनी फीस लगाएंगे, तो यहाँ पे भी सेम लोअर ऑफ है। अब हम लोग IGST का डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो ईजी रहेगा डाले, तो ₹20 पर डे है, या फिर मैक्सिमम कितना हो जाएगा 500, तो हाँ यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 और 500, ठीक है। एंड रजिस्टर्ड पर्सन जिसका नील नहीं है टैक्स पेबल या कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है, तो उसका हो जाएगा हमारा यहाँ पे 50 और 2000, यानी कि 50 पर डे है और मैक्सिमम कितना हो जाएगा यहाँ पे 2000 हो जाएगा। फिर GSTR 6 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, उसकी उतनी हो जाएगी 25 पर डे CGST में, और मैक्सिमम कितना है 5000 जा सकता है। NRTP जिसका रिटर्न नील वगैरह है तो उसका कितना हो जाएगा 10 पर डे है, और मैक्सिमम यहाँ पे भी 5000 है। और NRTP जिसकी लाइबिलिटी है कुछ ना कुछ तो उसका कितना है 25 पर डे हो जाएगा, और मैक्सिमम 5000, मतलब तीनों में मैक्सिमम 5000 है, और बाकी रिटर्न नील हो गया ना, तो 10 पर डे हमने कर दिया। अब डिलेड रिटर्न ऑफ द GSTR 7, GSTR 7 मतलब रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द TDS डिडक्ट अंडर सेक्शन नंबर 51, तो उसको GSTR 7 भरना पड़ता है। GSTR 8 होता है TCS वालों का, तो GSTR 7 वालों की कितनी लिमिट है, 7 वालों की लिमिट है ₹50 फॉर एवरी डे, और मैक्सिमम कितनी जा सकती है 2000 जा सकती है, और मतलब ये टोटल में मैंने बता दिया है IGST वाली। और GSTR 8 की जो है ना वो और भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे है कि ₹200 पर डे है, और मैक्सिमम कितनी जा सकती है यहाँ पे 10,000 जा सकती है, मतलब कि लगभग मान लो कि 5 गुना 4 गुना ज़्यादा जा रही है उससे। तो वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं, TDS की जो लिमिट है वो कितनी हो गई ₹50 पर डे है और 2000 तक जा सकती है, और यहाँ पे TCS वालों की है ₹200 पर डे है और 10,000 तक जा सकती है। पेमेंट ऑफ टैक्स की बात करें तो मंथ में मतलब एक क्वार्टर में 3 मंथ्स हैं, फर्स्ट मंथ है, सेकंड मंथ है, थर्ड मंथ है। पेमेंट का चालान है PMT 06 में आएगा, और ड्यू डेट पेमेंट की क्या होगी, तो क्वार्टर का जो फर्स्ट और सेकंड मंथ है तो वो तो क्या है नेक्स्ट मंथ की 25 डेट हो जाएगी, लेकिन जो थर्ड मंथ है क्वार्टर का तो उसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अलॉन्ग विद द रिटर्न ही करना पड़ेगा। तो पेमेंट मेथड है एक, तो सेल्फ एसेस मेथड है, एक फिक्स सम मेथड है। तो सेल्फ एसेस में तो लाइबिलिटी वो खुद ही करेगा, और फिक्स सम में क्या होता है, एक तो होता है GSTR 3 भी जो है वो क्वार्टरली या मंथली कर रहे हैं तो उनको क्या है टैक्स करना पड़ेगा पे, तो 35% ऑफ द टैक्स पेड इन द प्रीसीडिंग क्वार्टर
क्वार्टरली वाले को इतना 35% तो करना ही पड़ेगा और बाकी को 100% ऑफ द टैक्स पेड इन द लास्ट मंथ ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर। पिछले क्वार्टर का जो लास्ट मंथ था उसका 100% हम लोग को पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पेमेंट अंडर द QRMP स्कीम, अगर टैक्स लाइबिलिटी जो है PMT 06 फॉर्म में अगर वो नहीं करी है, नॉट पेड बाय द 25th ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट मंथ की 25 तक नहीं करी है, तो हमारा कितना इंटरेस्ट पेमेंट है 18% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी फ्रॉम द 26। तो 26 ऑफ द नेक्स्ट मंथ टिल द डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पे लग जाएगा 18% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी। और अगर एक और केस है कि फाइनल टैक्स लाइबिलिटी जो फर्स्ट 2 मंथ्स की है वो हायर है देन द टैक्स अमाउंट पेड थ्रू द प्री फिल्ड GST PMT 06। अगर 2 मंथ्स की ज़्यादा हायर लाइबिलिटी आ गई और जो एक्सेस टैक्स लाइबिलिटी है वो अगर हमने नहीं पे करी है जो क्वार्टरली हमारा GSTR 3B में है तो हम लोग को देना पड़ेगा 18% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी फ्रॉम द GSTR 3B ड्यू डेट जो है उससे टिल द डेट ऑफ पेमेंट। फिर हमारा आ जाता है सेक्शन 48 गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर। तो GSTP की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन है, तो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं, रजिस्टर्ड पर्सन नहीं, सिंपल पर्सन, अ पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ साउंड माइंड, नॉट एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, नॉट बीन कॉन्विक्टेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो और सेटिस्फाइज एनी ऑफ द कंडीशन। तो ये चारों चीज़ें ऊपर वाली होनी चाहिए प्लस कोई भी कंडीशन इनमें से होनी चाहिए कि या तो 3 चीज़ें हैं। कंडीशंस की बात करें तो 3 है, उनमें से कोई भी एक कंडीशन होनी चाहिए और फिर क्वालिफिकेशंस भी हम लोग बताएंगे। तो कंडीशंस है कि फर्स्ट है कि रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ द कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट या फिर CBIC हु ड्यूरिंग द सर्विस अंडर द गवर्नमेंट हु हैज़ नॉट वर्कड इन अ पोस्ट लोअर देन द रैंक ऑफ अ ग्रुप B गजेटेड ऑफिसर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 साल या उससे ज़्यादा, मतलब कि मोर देन इक्वल टू का साइन है 2 साल या उससे ज़्यादा, नॉट लोअर देन द रैंक ऑफ अ ग्रुप B गजेटेड ऑफिसर, अगर उसने काम किया है, रिटायर्ड ऑफिसर है वो, तो हम लोग उसको बना सकते हैं। या फिर एनरोल्ड एज अ सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर और अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, अगर उसने करा है फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 5 ईयर्स, या फिर एक्वायर्ड एनी ऑफ द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन मेंशन बिलो, या फिर क्वालिफिकेशंस हैं उसके बाद। तो क्वालिफिकेशंस में मतलब कि फर्स्ट है ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन हैविंग अ डिग्री इन द कॉमर्स लॉ बैंकिंग हायर यूनिवर्सिटी फ्रॉम एनी इंडियन यूनिवर्सिटी established by any law, या फिर डिग्री एग्जामिनेशन ऑफ एनी फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन यूनिवर्सिटी, या फिर एनी अदर एग्जामिनेशन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, या फिर डिग्री एग्जामिनेशन ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी और ऑफ एनी फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन यूनिवर्सिटी बट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन यूनिवर्सिटी होना ज़रूरी है, या फिर हैज़ पास द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये सब क्या है GSTP बन सकते हैं। तो इनको क्या एक्टिविटीज़ करनी है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, अगर उन्होंने रजिस्टर्ड पर्सन ने ऑथराइज करा है। तो जो भी हमने सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई, मंथली एनुअल फाइनल रिटर्न, डिपॉजिट फॉर क्रेडिट इनटू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ई-वे बिल, रिफंड का क्लेम फाइल करना, रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट करना, इंटीमेशन टू पे द टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, विड्रॉ करना, कैंसिलेशन करना एनरोलमेंट नंबर का, या फिर ऑल्सो अलाउड टू अपीयर एज द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बिफोर एनी ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट, एपिलेट अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल ऑन बिहाफ ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइडेड ही इज़ एनरोल्ड एज GSTP, यानी कि उसको खुद को भी एनरोलमेंट होना पड़ेगा। और रिफंड और ये रजिस्ट्रेशन इन सब के लिए उसको क्या है कंफर्मेशन चाहिएगा फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन एंड फर्निशिंग रिटर्न थ्रू GSTP। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन जो भी है वो क्या है GSTP के थ्रू अगर रजिस्टर मतलब रिटर्न देने वाला है तो उसको क्या करेगा, गिव दिस कंसेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म to prepare and furnish his return, and before confirming the submission of any statement ensure that the facts जो है returns में वो क्या है true and correct है। प्रोसीजर फॉर दी एनरोलमेंट एज GSTP, एनरोलमेंट कैसे करेंगे, तो एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं थ्रू द कॉमन पोर्टल फॉर एनरोलमेंट एज अ GSTP, और एप्लीकेशन को स्क्रूटिनाइज करेंगे एंड GST प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट जो है वो उसको ग्रांट कर दिया जाएगा। एंड इन केस एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, रीजंस भी देगा एंड एनरोलमेंट वंस डन रिमेन्स वैलिड टिल इट इज कैंसल्ड एंड नो पर्सन एनरोल्ड एज अ GSTP इज eligible to remain enrolled unless he pass the examination at such period by NACIN, यानी कि एग्जाम भी उसको पास करना पड़ेगा। एंड एनी पर्सन हु हैज़ बीन एनरोल्ड एज GSTP बाय वर्चू ऑफ बीइंग एनरोल्ड एज सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर, टैक्स रिटर्न प्रिपेरर जो है शैल रिमेन एनरोल्ड ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 30 months फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट अनलेस ही पास द एग्जाम। मतलब कि जो सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर या टैक्स रिटर्न प्रिपेरर थे पहले, जिन्होंने मतलब कि 5 साल से ज़्यादा काम कर रखा है, तो वो उनको एनरोलमेंट सिर्फ
30 मंथ्स का ही मिलेगा फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट अनलेस ही पास द एग्जाम। फिर लास्ट हमारा इन्फॉर्मेशन रिटर्न वाला आ जाता है सेक्शन 150 एंड 123। ये क्या है? अथॉरिटीज रिक्वायर्ड टू फर्निश द इन्फॉर्मेशन रिटर्न। अथॉरिटीज़ जिनको इन्फॉर्मेशन रिटर्न देना पड़ेगा वो है टैक्सेबल पर्सन, रजिस्टरिंग अथॉरिटी एम्पावर टू रजिस्टर मोटर व्हीकल, स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी है, इनकम टैक्स अथॉरिटी, बैंकिंग कंपनी, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरी, ऑफिसर ऑफ आरबीआई, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जीएसटीएन, यूएएन होल्डर, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, लोकल अथॉरिटी वगैरह। तो इन्फॉर्मेशन रिटर्न जो है बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ वेरीफाइंग द कंप्लाइंस लेवल ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, हम लोग उसकी कंप्लाइंस लेवल देख रहे हैं जो कि हमको इन्फॉर्मेशन प्रोक्योर हुई है इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी सोर्सेज से। अगर डिफेक्टिव इन्फॉर्मेशन रिटर्न है तो हम लोग क्या करेंगे? इंटीमेट करेंगे डिफेक्ट टू द पर्सन एंड शैल रेक्टिफाई विद इन 30 डेज। अगर उसने नहीं रेक्टिफाई करा है तो इन्फॉर्मेशन रिटर्न शैल बी ट्रीटेड एज नॉट फर्निश्ड एंड इशूएंस ऑफ द नोटिस फॉर फेलियर टू फर्निश द इन्फॉर्मेशन। अगर उसने नहीं करी है तो नोटिस दिया जाएगा। तो नोटिस रिक्वायरिंग द इन्फॉर्मेशन रिटर्न विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज ऑन द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस। मतलब पहले 30 दिन दे दिया, आप बोल रहे हैं 90 डेज फ्रॉम नोटिस में तो दे ही दो। और अगर आपने फिर भी नहीं किया तो यहाँ पे पेनल्टी लगेगी प्रॉपर ऑफिसर में डायरेक्ट, दैट द पर्सन शैल बी लायबल टू पे अ पेनल्टी, जो कि है ₹100 पर डे और मैक्सिमम हो जाएगी 5000। तो ये मैंने टोटल में बता दिया एंड ऑफ कोर्स विचएवर इज लोअर। मैक्सिमम क्या है? 5000 है और 100 पर डे है। अब हम लोग वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या पीरियड है, क्या टाइम लिमिट है रजिस्टर्ड पर्सन का रिटर्न भरने का। तो अगर सारे जो नॉर्मल वाला जीएसटीआर 1 की बात करते हैं, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की बात करते हैं, तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो है, तो अगर वो क्यूआरएमपी वाले की बात कर लेते हैं पहले। क्यूआरएमपी वालों को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, ये ध्यान रखना। तो जीएसटीआर 1 की वो कब भरेंगे? तो वो क्वार्टरली भरते हैं, तो उनका आ जाएगा कि भाई 13 ऑफ द मंथ, 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ ऑफ द सक्सीडिंग क्वार्टर ऑफ कोर्स। एंड जो जीएसटीआर 3B है क्यूआरएमपी वाला, वो करेगा 22 या 24 ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर। और जो मंथली भर रहा है तो जीएसटीआर 1 क्या करेगा? वो 11th में ऑफ द नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। और जीएसटीआर 3B जो भर रहा है वो करेगा 20 ऑफ द नेक्स्ट मंथ। कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, तो ये हम लोग का बढ़ता है जीएसटीआर 4 में, एनुअल रिटर्न जाता है इन लोगों का, तो जो जिसकी डेट होती है 30 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन का जीएसटी CMP 08 ये क्वार्टरली वाला जाता है, तो वो आता है 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर। अगर क्वार्टरली जा रहा है मतलब नेक्स्ट क्वार्टर का जो मंथ है, तो 18th ऑफ सच मंथ, 18th वाली डेट CMP 08। रजिस्टर्ड पर्सन नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन NRTP वाली की बात कर रहे हैं, तो उसका इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई जाता है जीएसटीआर 5 में। तो जीएसटीआर 5 में जाता है अर्लियर ऑफ द विथिन 13 डेज आफ्टर द एंड ऑफ अ कैलेंडर मंथ, यानी कि विथिन 30 डेज आपको करना पड़ता है, या फिर विथिन 7 डेज आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन। लास्ट डे जो रजिस्ट्रेशन का है विदिन 7 डे। ओइडर ऑनलाइन मनी गेमिंग जो है जीएसटीआर 5 में होता है, ये मंथली जाता है, तो ये भी क्या है 20 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ। और ISG 6 वाला है जीएसटीआर 6, ये भी मंथली जाता है, ये भी क्या जाता है 13 ऑफ द नेक्स्ट मंथ। फिर TDS वाला जो है जीएसटीआर 7 है, उसका मंथली जाता है, वो है 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जीएसटीआर 7 जाता है TDS वालों को 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और TCS वालों को भी जाता है 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो TDS और TCS दोनों का 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ है, ये ध्यान रखना। तो TDS का पहले आएगा जीएसटीआर 7, और जीएसटीआर 8 जो है वो है TCS कलेक्टर इको वाले के लिए, ये याद रखना। तो दोनों का मंथली जाएगा और 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। फिर जो भी टैक्सेबल पर्सन है जो एनुअल रिटर्न भरते हैं 9A, 9 या 9B में भर रहे हैं, तो वो तो एनुअली जाएगा एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर। सबसे ज़्यादा टाइम इसको दिया गया है। और सेल्फ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है जीएसटीआर 9C वो जाएगा 5 करोड़ से ज़्यादा जिनका टर्नओवर है, तो वो भी हमारा क्या जाएगा एनुअल रिटर्न के साथ जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन जिनका कैंसिल वगैरह हो गया उनको फाइनल रिटर्न भरना पड़ता है जीएसटीआर 10 में, जो विदिन 3 मंथ जाता है, यानी कि डेट ऑफ कैंसिलेशन या फिर डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन व्हिचएवर इज लेटर। और लास्ट में जीएसटीआर 11 जो है, जो कि यूनिक नंबर है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसमें डिटेल्स ऑफ द इनवर्ड सप्लायर जाता है, जिसमें कि क्या है रिफंड ऑफ द टैक्सेस हैज बीन क्लेम्ड। तो ये सारे हमने बेसिकली पढ़ लिए हैं। तो इसमें जो यूनिक डेट है वो हम लोग याद कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जीएसटीआर 3B की है, तो वो क्या है हम लोग को ध्यान रखना है। मंथली वालों की क्या है डेट हमें जल्दी फाइल करनी पड़ती है, तो जो मंथली वाले हैं तो जीएसटीआर 1 की क्या हो जाएगी 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और जो मंथली जीएसटीआर 3B जो है उसकी है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। यही क्यूआरएमपी वाले को क्या है 13th और 22 या 24 मिल जाता है। और कंपोजिशन वाले का 30 अप्रैल में एनुअल रिटर्न उसको फाइल करना पड़ता है। फिर उसके बाद यही सब हमारा था।
ऑडिटर सर्विसेज भी क्या है जीएसटी 3B की तरह 20 ऑफ द नेक्स्ट मंथ मिल जाता है। आईएसटी वाला जो है उसका भी मंथली जाता है, सभी के लगभग मंथली जा रहे हैं। तो ये सारी हमारी डेट्स थी और यहाँ पे हमारा जो रिवीजन ऑडियो है चैप्टर नंबर 20 रिटर्न्स अंडर जीएसटी वाला ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 21 ई वे बिल है उसके साथ मैं मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जिन सभी के एग्जाम्स हैं। एंड अगर ये आपको रिवीजन ऑडियोज अच्छे लग रहे हैं सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।